व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 12th मैन। ये कहानी उस समय की है जब दुनिया के कुछ बड़े शहरों पर हिटलर का राज हुआ करता था, लेकिन अब वो नॉर्वे की तरफ भी पहुंच चुका है। इसलिए उसे वहां से हटाने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाया जाता है जिसमें 12 सैनिक नॉर्वे में जर्मन के एयरबेस पर जाते हैं या फिर उनकी आर्मी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जर्मन उसे देख लेते हैं और उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें बैठे पूरे सैनिक भी चपेट में आ जाते हैं। वो सभी पानी से निकलकर बाहर आ रहे थे, लेकिन जर्मन उन्हें एक एक कर पकड़ रहे थे। जेन नाम का एक सैनिक उनकी नजरों से बच जाता है और पीछे से भाग जाता है, पर जर्मन उसे देख लेते हैं और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और एक समय आ जाता है जब अंधेरा हो जाता है। अब जर्मन भी हार मान लेते हैं क्योंकि उनके सामने एक नदी थी जिसके पानी में अगर कोई गया तो कुछ ही पलों में मारा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा पानी था। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ जेन को देखते हैं जो उसी पानी में तैर कर किनारे तक आ गया था। उसका पूरा शरीर जम चुका था, हड्डियां कांप रही थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि यहाँ लड़ाई उसकी जिंदगी की थी। अब आगे चलने पर उसे दो लोकल्स मिलते हैं जो उसे बचाकर अपने घर ले जाते हैं। वो उसे गर्म कपड़े और खाने को देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जर्मन आर्मी के सुपीरियर को देखते हैं जिसका नाम है कार्ल स्टीफर्ड। वो इन 12 लोगों की खैर लेने के लिए आया था, लेकिन वहां उसे सिर्फ 11 ही मिलते हैं। तब वो अपने आदमियों से कहता है कि एक और आदमी कहाँ है। उसके लोग बताते हैं कि वो तो अब तक मारा जा चुका होगा क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में जिंदा रह पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कार्ल को उसकी लाश चाहिए थी, तभी वो यकीन करेगा कि वो मर गया या फिर जिंदा है। इसलिए वो ऑर्डर देता है कि जाकर उसे ढूंढो। पर अगले दिन हम देखते हैं कि 11 लोगों में से कई लोग तो मार दिए जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत दर्द दिया जाता है ताकि वो बता सके कि उनका मिशन क्या है। ज़यान अब एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है जो उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर उसे एक आदमी का पता देती है, लेकिन ये आदमी कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन ज़ेन अब अपने बचे हुए सैनिकों की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसके जाने के बाद वहां पे कुछ जर्मन्स आते हैं उस बूढ़ी लेडी से पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, जिसके बाद वो वापस चले जाते। अब यहाँ कार्ल को बस उस 12वें आदमी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके साथियों को बेरहमी से तड़पाता है और उसे उनके मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो सोल्जर मर जाते हैं पर कुछ भी बताने को राजी नहीं थे। अब कार्ल का दिमाग और खराब हो जाता है और वो कहता है कि शहर के हर घर को छान मारो, मुझे वो आदमी किसी भी तरह से चाहिए। लेकिन यहाँ कार्ल खुद की संतुष्टि करने के लिए ये जानना चाहता था कि किसी तरीके से जिंदा रह सकता है। इसके लिए वो कैदी को पानी में उतारता है, लेकिन वो जिंदा था, और फिर वो खुद पानी में उतरता और वो भी जिंदा था, यानी कि ज़यान अभी भी जिंदा है। और इधर ज़ेन उस आदमी के घर पहुंच जाता और बताता है कि उसे उस बूढ़ी लेडी ने भेजा है, और तभी वहां पर उसे सब संभालते हैं और उसे गर्म कपड़े दिए जाते हैं। उस आदमी की पूरी फैमिली, जिसमें वो, उसकी वाइफ और उसकी बेटी मौजूद थे। रात में उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैं एक नर्स हूँ और मेरी बहुत सारी नर्स दोस्त हैं जो जर्मन हॉस्पिटल में काम करती हैं जहां पर तुम्हारे साथियों को रखा गया है, लेकिन ये जानकर तुम्हें दुख होगा कि जर्मन ने तुम्हारे कई साथियों को मार दिया है और जो बचे हुए हैं वो किसी भी समय मारे जाएंगे। अब ये सुनकर वो रोने लगता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। अब उसका वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं है, वो पूरी तरीके से मायूस हो जाता है। तब उसके पास उस आदमी की बेटी आती है जो उसे एक मैप देती है जिसमें ज़ेन देखकर पूछता है कि इसमें स्वीडन कहाँ पर है, जब वहां जाना है। तब वो बच्ची अपनी फिंगर से दूर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उधर। अब ज़ेन का प्लान है कि यहाँ से स्वीडन जाने का, लेकिन उसके लिए उसे बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ पे 24 घंटे जर्मन सैनिक तैनात होते हैं। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक नॉर्वे सिपाही के पास एक नर्स आती है जो असल में उस आदमी की वाइफ की दोस्त थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारे 12 साथी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उस आदमी को इतना दर्द दिया गया था कि वो ये बात सुनते ही अपना दम तोड़ देता है। अब कैंप में जितने लोग बचे हुए थे जो कि ज़ेन के साथ थे, उन्हें अब बाहर लाया जाता है और सबको लाइन में खड़ा करके एक एक करके गोली मार दी जाती है। ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। अब एक इंसान किस हद तक पावर के लिए क्या कर सकता है ये हमें दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद कार्ल कहता है कि मुझे ऐसे ही 12th मैन भी चाहिए, लेकिन उसका आदमी कहता है कि वो तो अब तक मर चुका होगा। पर कार्ल मानने को तैयार नहीं था, उसे हिटलर को ज़ेन की लाश देनी थी। वहां ज़ेन उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका एड्रेस इसके पहले वाले आदमी ने उसे दिया था। दरअसल ये आदमी के पास एक शिप है जो वो ज़ेन को स्वीडन के जितने करीब हो सके ले जाएगा। रास्ते में वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसकी हेडलाइन ज़ेन ही था। समझाता है कि अब कार्ल के लिए मैटर पर्सनल हो चुका है, क्योंकि उसका आज तक का रिकॉर्ड है कि उसके चंगुल से कोई भी भाग नहीं पाए, इसलिए उसे हिटलर की तरफ से कई अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन अगर तुम स्वीडन पहुंच गए तो ये उसकी बहुत बड़ी हार होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल बर्लिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट में लिख देता है कि उसमें 12 लोगों को मार दिया गया, क्योंकि इतना ढूंढने के बाद भी उसे ज़यान कहीं नहीं मिला था और उसकी बदनामी ना हो इसलिए भी उसने ये किया था। उधर वो आदमी ज़ेन को किनारे पर लाकर छोड़ देता और इसके आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना होगा।
वो स्केटिंग करते हुए उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर जर्मन्स तैनात थे। वो उन्हें देखकर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर वो उनके बीच से निकल जाता है। लेकिन तभी आखिर में जाकर वो गिर जाता है और तब उसके पास काल आता है जो कि वहीं मौजूद था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि ये शायद यहाँ का लोकल है। लेकिन जब जैन वहां से निकल जाता है तब उसे याद आता है कि ये तो वही शख्स था जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। और ये पता चलते ही वो प्लेन से उसके पीछे पड़ जाता है। उधर जैन पूरी ताकत से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन ठंड की वजह से उसके हाथ पैर जम चुके थे। तभी वो उसे प्लेन दिखाई देता है जो उस पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे जैन और तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर एवलांच आ जाता है जिससे वो बच नहीं पाता और उसी में दब जाता है, जिसकी वजह से वो जर्मन प्लेन को भी कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम जैन को देखते हैं जो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अब जान बची ही नहीं थी। उसे बहुत गहरी चोटें आई थी, उसके नाखून उखड़ चुके थे, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखों में बर्फ घुस गई थी, जिससे कि वो सही से देख भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। लेकिन वो फिर भी घसीटते हुए आगे बढ़ता है। उधर उस प्लेन का पायलट काल को बताता है कि मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि वो मर चुका है। इसलिए वो लोग कुछ जर्मन सैनिकों को उसी स्पॉट पर भेजते हैं जहां पर उन्हें जैन का सामान तो मिलता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो तो आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसके अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, लेकिन उसका हौसला और उसका खुद को बचाने का जज्बा ही है जिसकी वजह से वो खुद के खत्म हुए शरीर को बस आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी है और वो एक जिंदा लाश की तरह बन चुका है। उसी दौरान हम एक भाई बहन को देखते हैं जिसका नाम है मारिया और गुडविल, जिनके पास जर्मन्स आते हैं और जैन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। लेकिन वो कहता है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। वो उससे सवाल पूछ ही रहे होते हैं कि उन्हें पीछे से जैन आते हुए दिखाई देता है, पर वो कुछ नहीं बताते। और उनके जाने के बाद वो जैन के पास जाते, जो कि घर में बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। वो फौरन उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो लेडी जिसका ये घर था वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि पूरे शहर में उसके पोस्टर लगे हुए थे कि अगर किसी ने जैन की मदद की तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन मारिया और गुडविल उसकी मदद करते हैं और उसका इलाज करते हैं और उसे खाने को भी देते हैं। दूसरी ओर काल के पास एक सैनिक कुछ सामान लेकर आता है जो जैन का था, जिसमें काल को वो मैप भी मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो कहीं दूर जा रहा है। शायद वो स्वीडन की तरफ जा रहा है जहां पर हिटलर की हुकूमत नहीं है। दूसरी तरफ गुडविल ने जैन का बहुत ही ख्याल रखा था, जिस वजह से उसे आज पूरे 12 दिन बाद होश आता है। लेकिन अब वो यहाँ से जाना चाहता है, पर गुडविल कहती है कि उसे अभी थोड़ा और आराम करना होगा। इस बीच वहां पर फिर से काल आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ। उसे खबर मिली थी कि जैन को यहाँ पर देखा गया है और इसीलिए वो खुद उन घरों को चेक करता है। वो बस उस जगह पहुंच ही गया था, लेकिन आज जैन को हिटलर ने बचा लिया क्योंकि उसका दिया हुआ अवार्ड काल के जैकेट से गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे आ जाता है और वहां से वापस चला जाता है, जिसकी वजह से आज उसकी जान जाते जाते बच जाती है। लेकिन अब मारिया और गुडविल डिसाइड करते हैं कि वो जैन को यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट कर देंगे ताकि उसे कोई भी जर्मन ढूंढ ना पाए। अब वो उसे ले जाकर एक झोपड़ी में छुपा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिन यहीं पर रहना होगा। लेकिन यहाँ जैन को कुछ अकेले सही नहीं लग रहा था। उसे हर दिन बुरे बुरे सपने आते थे और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे जर्मन ने पकड़ लिया है और वो उसे मार रहे हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके पैर की 2 उंगलियां सड़ चुकी है। तो वो उन्हें काटने का डिसाइड करता है, जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर उसने यह नहीं किया तो उसका पूरा पैर सड़ जाएगा। उसकी आंखों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है उंगलियां काटते हुए। अब 12 दिन वहां अकेले तनहा गुजारने के बाद वहां पे मारिया और गुडविल आते हैं और इसे कहते हैं कि हमें रास्ता मिल गया है आपको स्वीडन भेजने के लिए। अब ये सुनकर जैन बहुत ही खुश होता है और उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वो खींचते हुए उसे गुफा में ले जाकर सुला देते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ से कुछ लड़के स्वीडन ले जाएंगे। मारिया और गुडविल ने न जाने कितनी लोगों की मदद की थी आज तक। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जर्मन है या फिर रशियन है, वो तो बस इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं। अब दोस्तों उधर काल को फिक्र होने लगी थी कि कहीं उसका ये रिकॉर्ड टूट ना जाए क्योंकि 26 दिन से ज्यादा हो चुके थे, पर जैन को उसकी कुछ भी आता पता नहीं था। अब वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा है कि कहीं हिटलर की नजरों में वो गिर ना जाए। वहीं जैन की हालत अब ठीक नहीं है क्योंकि गुफा उन पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है और ऐसे में तापमान माइनस में चला जाता है, जिस वजह से जैन अब धीरे धीरे जमना शुरू हो गया था। वो बस उसी उम्मीद में देखे जा रहा था कि कब कोई उसे यहाँ से ले जाए। अब इसी तरह से 4 दिन बीतने के बाद मारिया कहती है कि अब तक तो जैन स्वीडन पहुंच चुका होगा और उसका इलाज भी शुरू हो गया होगा। लेकिन तभी वहां पर वही लड़का आता है जो उसे स्वीडन ले जाने वाला था। वो उसे बताता है कि हमने उसे कई जगहों पर ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो गलत गुफा पर उसे छोड़कर आ गए। इसलिए मारिया और उसका साथी भागते हुए उसी गुफा के पास जाते हैं और देखते हैं कि जैन पूरी तरीके से बर्फ में ढक चुका है और अब उसकी जान निकल गई है। लेकिन तभी मारिया देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो उसे फौरन बाहर निकालते हैं और तभी जैन अपनी आंखें खोलता है और उसका दिल अभी भी धड़क रहा था।
जिसको ऊपर वाला बचाना चाहे तो उसे कौन मार सकता है। उसे वो फौरन बाहर निकालते हैं और गर्म सूप पिलाते हैं जिससे कि उसके अंदर थोड़ी जान आती है। जिसके बाद मारिया घर आकर गुडविल को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिसे ऊपर देखते हुए वो रोने लगती है और गॉड का शुक्रिया करती है। अब उसी रात वो लड़के दोबारा आते हैं और ज़ियान को दोबारा से स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे घसीटते हुए स्वीडन की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से वहां नहीं पहुंच पाते और जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से एक गुफा में था। उसके सामने वही लड़के थे जिस पर वो बहुत चिल्लाता है, तो वो कहते हैं कि अभी आपको कुछ दिन यहीं रुकना होगा क्योंकि बाहर छानबीन ज़्यादा हो रही है जिसमें हमारी जान को भी खतरा है। कुछ दिन और उसे जर्मन के बीच बिताना होगा। अब एक दिन ज़ियान सो रहा होता है, तब उसे वही अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे उसके शिप पर जर्मन ने हमला किया था और एक एक करके उसके सारे साथी मारे गए। उसने खुद की जान बचाने के लिए पानी में छलांग मार दी, जिसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो कि उसका इलाज कर रहा है। ज़ियान और उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है बात करते करते। वो उसे अपने उन्हीं दिनों के बारे में बताने लगता है जब उसे कैद कर लिया था, लेकिन वहां से वो भाग गया। लेकिन आज भी उसे इस बात का अफसोस है कि उसने अपने साथियों की जान नहीं बचाई बल्कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और उन सभी की मौत का वो जिम्मेदार खुद को मानता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हें अब इतनी जल्दी हो सके स्वीडन जाना होगा ताकि तुम काल और उसके साथियों के मुंह पर तमाचा मार सको, जिससे कि उनका ये घमंड टूट जाए कि उनकी चंगुल से कोई भाग नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर काल अपनी वही वीडियो देखता है जिसमें उसे 12 लोगों को पकड़ने के लिए सम्मान किया जा रहा था, लेकिन हकीकत क्या है वो तो बस उसे ही पता है, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी में पहली बार हारा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज़ियान का हौसला है जो कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो खुद से और मौत से लड़ रहा है, लेकिन अब शायद उसकी मौत के दिन करीब आ गए। उसे वही लड़की भी दिखती है जिसने उसे वो मैप दिया था। वो कहती है कि अंकल आपने क्या वो मैप खो दिया? तो ज़ियान सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। वो जाते जाते कहती है कि कोई नहीं, मुझे पता है कि आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे क्योंकि बहादुर और निर्दोष लोगों का रास्ता ऊपर वाला खुद बनाता है। अब पूरे 79 दिन के बाद उसे उस गुफा के बाहर निकाला जाता है और आज ही वो दिन है जब उसे बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। उसे एक बंदूक भी दी जाती है और फिर उसे प्लान के मुताबिक जानवरों के झुंड के साथ स्वीडन से बाहर भेजा जाना है जिससे कि जर्मन उसे देख ना पाए। लेकिन वहाँ गुडविल मैरी से कहती है कि तुमने वहाँ की अच्छे से सफाई कर दी ना, क्योंकि मैंने ज़ियान को खुद का एक रुमाल दिया था जिसमें मेरी साइन थी। लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं होता और वो दोनों वहाँ जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर जर्मन्स पहुंच चुके थे और उन्हें उनके बारे में पता चल चुका था। वो सभी उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ बताते नहीं। उधर ज़ियान तेजी से आगे बढ़ रहा था। इतने सारे जानवरों के बीच में उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता और उसका स्ट्रेचर की रस्सी टूट जाती है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और तभी वो जर्मन्स उसे देख लेते हैं। जर्मन्स उस पर फौरन निशाना लगाते हैं पर वो खुद के हाथों से स्ट्रेचर को घसीटते हुए एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन अब उसके पास जर्मन आ रहे थे इसलिए वो अपनी बंदूक निकाल लेता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वो मारा जाएगा, इसलिए बेहतर है कि वो खुद को ही मार ले। लेकिन तभी वहाँ वही जानवर एक फरिश्ता बनकर न जाने कहाँ से आकर ज़ियान के पास खड़ा हो जाता है, तो वो फौरन एक गोली चलाता है जिससे वो जानवर भागने लगता है। जर्मन उसे देख लेते हैं लेकिन वो उनके बीच से होते हुए नॉर्वे का बॉर्डर क्रॉस कर देता है और पहुंच जाता है स्वीडन में, जहां पर जर्मन्स चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर सकते और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो बच गया है। अब यहाँ काल को खबर मिल जाती है कि वो 12th मैन स्वीडन में एंटर हो गया है और ये सुन के वो मानो टूट सा जाता है। पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा घमंड होने से कभी कभी लगने लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे। लेकिन एक इंसान उनकी जिंदगी में आता है और जो उनका घमंड तोड़ देता है और यहाँ वो इंसान था ज़ियान। अब स्वीडन पहुंचने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। यहाँ हम ज़ियान के हाथों को देखते हैं जिसे वो रस्सी चिपक गई थी, उसने इतनी जोर से उसे पकड़ा हुआ था। वो बोल तो नहीं पाता लेकिन हाँ वो अपनी आंखों से उस जानवर का शुक्रिया अदा करता है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और ज़ियान अब थोड़ा बेहतर था। वो अपनी रिपोर्ट सीनियर को सौंप देता है जिसके बाद उसे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लेकिन उसने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि बहादुर वो नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत, वो भाई बहन और वो 4 लोग थे जिन्होंने उसे 150 दिन से ज़्यादा जिंदा रखा और उसे घर दिया, उसे खाना दिया। अगर वो नहीं होते तो आज वो उनके सामने खड़ा नहीं होता। तो कुछ सालों बाद जंग खत्म हो जाती है और मैरी और गुडविल दोनों अभी भी जिंदा थे। हिटलर के मर जाने के बाद काल को फांसी की सजा होती है और कुछ इस तरह से बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये हार ना मानने वाली कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।